नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम राजनीति। कोरोना का संकट जारी है, कोरोना काल चल रहा है और जारी है प्रवासी मजदूरों का अपने अपने राज्यों, अपने अपने शहरों में लौटना, अपने गांव में लौटना, जो एक बहुत दुखद, बहुत अफसोसनाक सच है। और वो सच ये है कि इनको पैदल ना चलने देने और शेल्टर होम्स में रखने के शासन के तमाम आदेशों और तमाम योजनाओं के बीच उनका इस चिलचिलाती गर्मी में पैदल चलना अपने सामान के साथ, अपने बच्चों के साथ जारी है। आज सुबह इन्हीं बदनसीबों में से 6 लोग ताज डिपो आगरा की एक बस के द्वारा कुचल दिए गए। 2 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, बाकी 4 ने अस्पताल में। जिंदगी की तलाश में चलते और मौत के आगोश में समा गए ये लोग हरियाणा से अपने गृह राज्य बिहार जा रहे थे। यह कहा जा सकता है कि दुर्घटना थी, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार देर रात मुजफ्फरनगर में हरियाणा से पैदल ही घरों की ओर बिहार जा रहे कामगारों को ताज डिपो आगरा बस की दुर्घटना में मौत पर गहरा शोक जाहिर किया है। उन्होंने प्रदेश के अधिकारियों को मृतकों के पार्थिव शरीर बिहार भेजने की व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। मृतकों के परिवारों के लोगों को 2-2 लाख और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे की आर्थिक मदद के भी निर्देश दिए गए हैं। और साथ साथ मुख्यमंत्री ने मंडलायुक्त सहारनपुर को दुर्घटना के कारणों की जांच और दोषी का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के भी निर्देश दिए हैं। इस दुर्घटना से संबंधित बस के चालक को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तो कोरोना काल में मजदूरों का बुरा हाल है, मजदूरों पर कहर टूट रहा है। मुजफ्फरनगर में ऐसे ही बेबस 10 मजदूरों को रोडवेज की बस ने कुचल दिया, जैसा कि हमने आपको बताया। तस्वीर देखिए आप। इस बेकाबू बस ने 6 मजदूरों को रौंद डाला मुजफ्फरनगर में। 6 की जान चली गई, 2 वहीं ऑन द स्पॉट गुजर गए, बाकी 4 इलाज के दौरान। इधर गुना में यूपी के 8 मजदूरों की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि 100 मजदूरों से भरे कंटेनर की बस से भिड़ंत हो गई। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र से यूपी आ रहे थे 100 मजदूर और हादसे में 55 मजदूर घायल भी हुए हैं। ये देखिए आप हादसे के बाद की तस्वीर। कितना भयावह यह हादसा था, ये देख लीजिए आप। यह गुना में हुआ, मध्य प्रदेश में। इस पर भी मुख्यमंत्री बहुत दुखी थे। कांग्रेस महासचिव और यूपी की जिम्मेदारी उठा रही प्रियंका गांधी ने भी एक के बाद एक कई ट्वीट करके मजदूरों के मार्च का मुद्दा उठाया है। प्रियंका ने अपने ट्वीट में लिखा है, वो आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से निवेदन है कि कड़ी धूप में बिना खाना पाने के हजारों की संख्या में गरीब पैदल चल रहे हैं। महिलाएं, बच्चे और गर्भवती महिलाएं भी पैदल चलकर जा रही हैं। यूपी एसआरटीसी की इतनी बसें खड़ी हैं, मानवीयता के नाते इन बसों को सड़कों पर उतार दीजिए, ये हमारे अपने लोग हैं। ये रहा ट्वीट उनका। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, उनका ट्वीट देखिए आप। राहुल गांधी ने भी मजदूरों के मार्च पर ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें बच्चों को दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि अंधकार घना है, कठिन घड़ी है, हिम्मत रखिए, हम इन सभी की सुरक्षा में खड़े हैं। सरकार तक इनकी चीखें पहुंचा के रहेंगे, इनके हक की हर मदद दिला के रहेंगे। ये स्वाभिमान का ध्वज है, इन्हें झुकने नहीं देंगे। अखिलेश यादव ने क्या कहा है वो भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर बस हादसे में प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक मौत पर गहरा दुख, श्रद्धांजलि। पहले ट्रेन और अब बस हादसा। विपक्ष के नेताओं की बात आपने सुन ली, मुख्यमंत्री का शोक जाहिर करना भी आपने देख लिया। लेकिन ये हो क्यों रहा है जबकि मुख्यमंत्री और शासन बार बार कह रहा है कि किसी को पैदल न चलने दिया जाए, सबको सम्मानित तरीके से उनके गंतव्य स्थलों तक पहुंचाया जाए, शेल्टर होम्स में रखा जाए। आइए इस पर बात की शुरुआत करते हैं। हीरो वाजपेयी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता शिव गोपाल मिश्रा जी हमारे साथ हैं, मजदूर नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश काजला कांग्रेस के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आर एस वर्मा साहब हैं, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, वो भी हमारे साथ हैं। इसके अलावा
वेद प्रकाश विद्यार्थी भैया हमारे साथ हैं, हिंदू मजदूर सभा उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये तमाम मेहमान हमारे साथ इस वक्त सीधा कनेक्ट हैं इस बहुत महत्वपूर्ण चर्चा के लिए, और आप सभी का बहुत स्वागत। हीरो वाजपेयी साहब, मैं बिना वक्त गंवाए आपके पास आऊंगा। ये जो सुबह हादसा हुआ और इस तरह के जो हादसे हो रहे हैं, ये बहुत चिंता की बात है, बहुत दुख की बात है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ऐसे अधिकारियों पर शासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा जो निरंतर शासन के आदेश के बाद भी ऐसे लोगों को पैदल चलने दे रहे हैं, उन्हें कोई शेल्टर होम नहीं दे रहे हैं, उनकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं, उनको बस प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है। ऐसा क्यों वाजपेयी साहब? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो भी घटनाएं आपने बताई हैं दुखद है। मुख्यमंत्री स्वयं दुखी है। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 20-20 घंटे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, फिर भी कहीं कुछ इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं जरूर दुखद है। और कोरोना काल में सर्वाधिक प्रभावित अगर कोई वर्ग है तो वो मजदूर वर्ग है, और खास करके प्रवासी मजदूर जो अपने प्रदेशों से दूसरे प्रदेशों में गए हैं और वो लौट रहे हैं। ट्रेनें लगाई गई, बसें लगाई गई, उसके बाद भी अब लोगों का धैर्य का बांध टूट गया। उन्हें लगता है कि हम जल्दी से जल्दी अपनी तरह से पहुंच जाएं। ना वाजपेयी साहब, उनको भरोसा नहीं है। ना वाजपेयी साहब, धैर्य वाली बात नहीं है ये बात। दरअसल ये वाजपेयी साहब, देखिए ऐसा है 60 दिन हो रहे हैं, उनको 40-50 दिन हो रहे हैं, लोगों को जाने का धैर्य का बांध टूट रहा है। देखिए आप ये बात मानिए कि मानव के धैर्य का बांध अब जब काम नहीं है तो आदमी के पास अगर खाना भी है, जगह भी दी जा रही, तो भी वो घर जाने की चिंता में लगा हुआ है कि शीघ्र घर पहुंच जाएं। इसीलिए कोई ट्रक में चढ़ जा रहा, कोई साइकिल से जा रहा, कोई पैदल। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि लोगों को जगह दो, खाना दो, जिनके पैर में चप्पल नहीं है चप्पल दो। हर कोशिश सरकार वाजपेयी साहब बेशक का है, बेशक का है। अगर कहीं मुख्यमंत्री ने रोज कह रहे हैं, मुख्यमंत्री रोज कह रहे हैं, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जा रही है, मुख्यमंत्री रोज कह रहे हैं। वाजपेयी साहब मुख्यमंत्री रोज कह रहे हैं, इच्छा करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जी हीरो वाजपेयी साहब, मुख्यमंत्री रोज कह रहे हैं, हम रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी अधिकारी, हर अधिकारी को देखिए विजिट किया, हर अधिकारी पर जांच रखी जा रही, हर अधिकारी पर ध्यान रखा जा रहा। जो भी मजदूरों की उपेक्षा करेगा बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। मजदूरों की जो भी घटनाएं बताई इस पे पूरी सरकार दुखी, योगी आदित्यनाथ दुखी, और मुझे लगता है देश का हर वर्ग दुखी होगा इस तरह की अप्रत्याशित मौत पर। इस तरह की जो लोग परेशान है, जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, टकरा जा रहे हैं, उनकी मौत पर सबको दुख है। और मुझे लगता है इस पे सभी लोगों को चिंता करने की जरूरत है। सरकार लगातार ध्यान बनाए हुए फिर भी इस तरह की कुछ घटनाएं घटित हो रही, उस पर हम खेद व्यक्त। वाजपेयी साहब आप ये बताइए, इस बात को स्वीकार करिए कि एक आपका जो अधिकारियों का तंत्र है वो मुख्यमंत्री की बात को, शासन की बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है, वरना ये लोग पैदल क्यों चलते? देखिए बहुत बार आपने अभी टेलीविजन पे अभी चल रहा था थोड़ी देर पहले कि मजदूर कहीं इकट्ठा हो गए। 8,000 सोचे थे आएंगे और आ गए 18,000, और उसके बाद वहां पथराव होने लगा, किसी ने किसी की सुनी ही नहीं। तो कई बार क्या होता है कि आपको समझाने के लिए इधर भी मानव है, अधिकारी होने का अर्थ ये नहीं कि वो कोई सुपर ह्यूमन है। समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आपके लिए तैयारी कर रहे हैं, आप यहां रुक जाओ। कई बार लोग नहीं भी समझना, इतने घबराए हुए लोग अधिक से अधिक जल्दी घर पहुंचने लगे। फिर भी जो दोषी अधिकारी, इनमें जो बात भी संज्ञान में कहीं आ रही है, जिन अधिकारियों का दोष है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आप लगता है कि ऐसे अधिकारियों को डिफेंड भी कर रहे हैं वाजपेयी साहब, मुझे ऐसा लगा। अभी आपने कहा कि वो सुपर ह्यूमन नहीं है। अरे साहब नहीं, मैं डिफेंड किसी को नहीं कर रहा। देखिए डिफेंड क्यों करना है, जो अधिकारी हैं ये भी हमारे हैं और जो प्रवासी मजदूर हैं वो भी हमारे हैं। अगर लोग किसी की जान की उपेक्षा करेंगे मुख्यमंत्री के सख्त आदेशों के बाद तो कोई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो, कोई भी तरह का अधिकारी हो, किसी के खिलाफ भी बख्शा नहीं जाएगा। हर किसी के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। हमारे साथ शिव गोपाल मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, ये जो घटना हुई है गुना में, ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में खाली हुई है, गुना में भी हुई है, मध्य प्रदेश में भी हुई है, इससे पहले महाराष्ट्र में हमने देखा रेल की पटरी पर मजदूर कट गए, आज बस से कुचल दिए गए। कौन आपको दोषी लग रहा है? कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा शिव गोपाल जी इसके लिए। कि ये कोरोना तो एक ऐसी महामारी है जिसकी अपेक्षा तो मैं समझता हूँ कि शायद लोगों ने नहीं की होगी, लेकिन जो सरकार में लोग हैं, जो प्रशासन में बड़े लोग हैं, वो इसकी अपेक्षा नहीं कर पाए, वो इसका आकलन नहीं कर पाए। हमारे जैसे लोग जो जमीन में काम करते हैं, हमने पत्र लिखा अपने रेल मंत्री जी को
हमने कहा कि ये जो गाड़ियां बंद की गई हैं ये बहुत ही गलत किया गया है। आपको स्पेशल ट्रेन लगा करके और जो है वो प्रवासी मजदूरों को निकालना पड़ेगा। अदरवाइज कल को देश के अंदर दंगे होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, एक ऐसी विभीषिका पैदा होगी जिसको कोई रोक नहीं सकता। तो कोई ये कह दे कि इसको कोई मुख्यमंत्री नहीं समझ पाया या इसको कोई अधिकारी समझ नहीं पाया। मैं मानता हूँ योगी जी के अंदर संवेदनाएं हैं, मोदी जी के अंदर और भी बढ़कर के संवेदनाएं हैं। अभी दुख प्रकट कर देने से काम नहीं चलने वाला है। जिनके घर के लोग जा रहे हैं, जो मर रहे हैं, उनके परिवार के लोगों की क्या संवेदनाएं होंगी। फिर दिन भर आप लोग दिखाते रहते हो, दिल टूट जाता है। छोटे छोटे बच्चे जो है वो उसको रेल बना करके जो है वो अपनी जो है वो अटैची को उसके ऊपर बेचारे बच्चे लेटे हुए जा रहे हैं। साइकिल के हैंडल पर सर रख करके बच्चे रोटे जा रहे हैं। बच्चे रो रहे हैं कि हमारे पास में खाना नहीं है। तो ये क्या कल्पनाएं ये लोगों के ने पहले नहीं की थी और फिर करी। तो क्या इमीडिएटली हम इतना बड़ा कुंभ मेला कर लेते हैं, इतनी बड़ी छठ का जो है वो चीजें हम कर लेते हैं। तो हमारे अंदर ये क्षमता नहीं रही है कि हम इतने गाड़ियां, इतनी चीजें लगा करके इनको बैठाल करके भेज दें। जैसे लोग इतने सड़क पे आ रहे हैं, हमारे पास बसों के बेड़े हैं, बसें खड़ी हुई हैं, उनको बसों को लगा करके उनको ये नहीं कहा जाता इनको ले जाओ। तो ये कहीं न कहीं पर बहुत जो है वो गलती है, सरकारों की गलती है। मैं तो सीधे तौर पे कहूंगा और इसमें कोई लीपापोती नहीं होनी चाहिए। अभी भी वक्त है कि जो लोग सड़क पर हैं उनको मरने से बचाने के लिए जो भी संसाधन है, चाहे रेलवे है, चाहे बस है, चाहे ट्रक है, जो भी है, इनको भर के जहाँ के लोग हैं उनको वहाँ उनके घर पे पहुँचा दीजिए। इस महामारी में कोई भी जो है वो बाहर नहीं रहना चाहता, हर आदमी अपने घर में रहना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमारे साथ वेद प्रकाश विद्यार्थी भैया भी हैं, आप भी मजदूर नेता हैं। वेद प्रकाश जी, ये सारा प्रकरण आप देख रहे होंगे। शिव गोपाल जी की बात आपने सुन ली, हीरो वाजपेयी की बात आपने सुन ली। मैं इस पर कोई राजनीतिक चर्चा करने के लिए यह बहस आज राजनीति में लेके नहीं आया हूं, लेकिन ये एकदम झकझोर देने वाली घटनाएं हैं। कोई भी मानव जो संवेदनशील होगा, वेद प्रकाश जी, वो बहुत दुखी हो गया होगा ये सब देख सुन के, और लगातार ये सब हो रहा है। क्या कहेंगे आप, कौन दोषी है, कौन जिम्मेदार है? ये कोरोना महामारी को देख के जीवन में मैंने पहली बार देखा, और इसके लिए जिस इंडस्ट्री के अंदर ये मजदूर काम करते हैं वो उसके मालिक दोषी हैं। उन्हें प्रशासन को लिख के देना चाहिए था कि ये हमारे मजदूर जा रहे हैं, ये प्रशासन इनके जाने की व्यवस्था करे। वो खुद ही सड़कों पे चल रहे हैं। मैंने टीवी पर देखा कि एक मजदूर एक बैलगाड़ी में, एक तरफ बैल है, एक खुद बैल की जगह लगा हुआ, वो अपने परिवार को लेके जा रहा है। कोई ट्रेन पे बैठे हुए मैंने देखा कि ट्रेन पे उधर से ट्रेन आ गई, ट्रेन में मजदूर मर गए। तो ये उन फैक्ट्री मालिकों की और प्रशासन की कमी है। आज इस संग्राम में हमको लड़ने के लिए एकजुट होना चाहिए। मजदूर की जाति एक ही होती है कि वो मजदूरी करता है जी। और जो वर्तमान जो सरकार है उसमें 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है, उसमें मुझे मजदूरों के हित का कोई भी कुछ नहीं दिखता, जिससे कि जो बहुत सी फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जो बंद हो गई। उत्तराखंड में भी बहुत सी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। 66,000 करीब मजदूर यहाँ आ गए उत्तराखंड में। और मैं ये चाहता हूँ कि उत्तराखंड सरकार उनको यहाँ पर जो पलायन करके जो उत्तराखंड छोड़ के भाग गए थे मजदूर, वो यहीं पर अपने पर्यटन में और यहीं उनमें काम में यहाँ के सरकार लगाए। तो मेरा यही अनुरोध है जी। आप कह रहे हैं कि इस राहत पैकेज में आपको इन मजदूरों के लिए कुछ नहीं दिखता है। एक बात आपने कही वेद प्रकाश जी, दूसरी बात आपने कही कि इसके लिए फैक्ट्री मालिक भी जिम्मेदार है और प्रशासन भी जिम्मेदार है। ये तीन बातें मैं आपकी समझ पाया हूं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी हैं, हमारे साथ कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। मैं एक बार फिर से उनका तारीफ आपसे करा दूं, परिचय करा दूं। अवनीश काजला जी हमारे साथ हैं। अवनीश, ये कोई राजनीतिक समस्या नहीं है, या इसमें आपको कोई राजनीतिक समस्या दिखती है? आपको सरकार की भी कोई कमी दिखती है अवनीश? आपको एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, अभी जो वाजपेयी जी कह रहे थे जी कि मुख्यमंत्री की अधिकारी नहीं सुन रहे, तो ये किसका फेलियर है? अगर अधिकारी सरकार है, सरकार में प्रशासनिक अधिकारी अगर मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहे, तो ये फेलियर कहीं ना कहीं सरकार का है। दूसरा, आज जितनी चाहे मुजफ्फरनगर हो चाहे गुना में हो, जो मजदूर हैं, पहले सबसे पहले तो उनके लिए मेरी संवेदनाएं हैं, उन परिवारों के लिए संवेदनाएं। भैया मैं आपके बीच में नहीं बोला था, बोलिए अपनी बात पूरी करिए। लगातार लगातार कांग्रेस पार्टी
सोनिया गांधी हो, राहुल जी हो या प्रियंका गांधी हो, सभी लोग प्रवासी मजदूरों के लिए लगातार मांग कर रहे हैं कि ऐसे विपरीत समय में जब बुरा समय आता है, कहीं ना कहीं सब लोग सोचते हैं अपने घरों में चले जाएं। लेकिन सरकार ने, जो सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए आज जो सड़कों पर आए हैं, तो सरकार का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फेलियर है कि वो समझ ही नहीं पाई कि हमारे देश के प्रवासी मजदूरों की व्यवस्था हम कैसे की जाए। हमारे पास इतने संसाधन हैं, वो किस लिए हैं? राज्य और सरकारों ने ट्रेनें मांगी लेकिन सरकार ने नहीं दी, अब दे रहे हैं। राज्य सरकारें लगातार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी तक भी जो राजस्थान से मजदूर आ रहे थे, आपने देखा होगा अभी भरतपुर बॉर्डर पे, उनको भी एंट्री सरकार नहीं दे रही। तो अपने लोगों को जब सरकार एंट्री नहीं देगी तो कौन देगा? ये सवाल सरकार के साथ है। दूसरा, अभी 1 महीने पहले हमारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि सड़क पे मजदूर नहीं है, तो सरकार के पास कोई आंकड़े ही नहीं है, सरकार के पास कोई मजदूरों के लिए प्लानिंग ही नहीं थी। इन लोगों की जिस तरीके से इन लोगों ने नोटबंदी और जीएसटी बिना प्लानिंग के कर दिया, ऐसी कोरोना में ये बिना प्लानिंग के आए, ये भी नहीं मालूम है कि इस एफिडेविट के बारे में हमारे पैनलिस्टों को पता है कि नहीं पता है। लेकिन हाँ, ये सच जरूर है कि हमें मजदूर सड़क पर दिख रहे हैं चलते हुए। सरकार ने कहा इसके लिए क्या प्रशासन दोषी है, क्या नीति नियंता दोषी है, कौन दोषी है अवनीश? क्योंकि मुख्यमंत्री तो लगातार ये बात कह रहे हैं। देखिए, इसमें एक मुख्यमंत्री लगातार ये बात कह रहे हैं लेकिन जमीन पर उसका असर नहीं दिख रहा। आप देखिए, ये बहुत मतलब कोई एक राज्य सरकार के काम करने का से नहीं इसकी समस्या का हल होता है। केंद्र सरकार को इस पर बड़ा एक्शन लेने की जरूरत थी, एक एक्शन प्लान बनाने की जरूरत थी। 21 दिन का लॉकडाउन किया, सभी मजदूरों ने, प्रवासी मजदूरों ने सहयोग किया, सरकार का सहयोग किया। लेकिन जब उन्हें 21 दिन के बाद भी लॉकडाउन बढ़ता चला गया, सारी चीज़ें बढ़ती चली गई, तो कहीं ना कहीं उनके मन में शंका आगे पता नहीं कितना लंबा जाएगा। तो सरकार को उस दिनों में तैयारी कर लेनी चाहिए थी कि हम कैसे इन प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित घर पे पहुंचाएं। आज कोटा से लाखों छात्रों को सरकार ला सकती है, मैं उसका विरोध नहीं करता, लाना चाहिए। मैं हरिद्वार से गुजरात लोगों को भेजा जा सकता है, तो इन प्रवासी मजदूरों के लिए व्यवस्था सरकार क्यों नहीं कर सकती? इनके लिए क्यों नहीं ऐसी प्लानिंग कर सकती? इन लोगों से कहा जाता है कि आप डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट लाइए, कहां से लाएंगे? हाँ, इनसे कहते हैं मेल करिए, ये लोग कैसे मेल करेंगे? ये एक सवाल आपका ठीक है कि अगर इनसे मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा तो ये कहां से लाएंगे? लेकिन जिन राज्यों से ये निकल रहे हैं उनको भी तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए अवनीश, कि वो इनको मेडिकली फिट समझकर ही आगे भेजें ताकि वहां पर संक्रमण ना फैले। क्योंकि वैसे बहुत सारे मामले आ रहे हैं जब ये प्रवासी मजदूर वापस लौट रहे हैं, संक्रमित होकर लौट रहे हैं और वहां पे संक्रमण फैला रहे हैं। ये सच है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान कोटा से आए, क्या उनसे मेडिकल सर्टिफिकेट लिया गया? उत्तराखंड से लोग गए, क्या उनसे मेडिकल सर्टिफिकेट लिया गया? लेकिन प्रवासी मजदूर कहाँ से अपना पैसे देकर वो टेस्ट करा के अपना सर्टिफिकेट देगा? उस पर जो ट्रेन के आने के लिए पैसे नहीं है। हम तो कह रहे हैं, राज्य सरकार से कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार है, आप लोग हमें लिस्ट दो, हम लोगों से व्यवस्था दो, हम देने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं कोऑपरेट करने की स्थिति में नहीं है और वो पूरी तरीके से प्रवासी मजदूर के इस पूरे सिस्टम में फेलियर है। ठीक है, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है। हीरो वाजपेयी साहब, बहुत सारे सवाल खड़े हैं। देखिए, मजदूर नेताओं ने सवाल उठाए हैं आपके लिए और अभी विपक्ष तो खैर अपनी बात कही रहा है, वो बता रहे हैं कि आपकी प्लानिंग का फेलियर है, लेकिन प्रशासन वाला पक्ष बाकी रह गया। और आरएस वर्मा साहब हमारे साथ हैं, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, उनसे हम बिल्कुल वापस आते ही सबसे पहले जानेंगे कि प्रशासन का फेलियर कहां है, उसे कितना बड़ा जिम्मेदार माना जाए इस क्राइसिस के लिए जो सड़क पर हम रोज देख रहे हैं। इस ब्रेक के बाद पैदल चल रहा है और क्यों ये क्राइसिस रोज बरोज नए रूप में सामने आती है, क्यों बार बार इन मजदूरों का एक्सीडेंट में खात्मा हो रहा है, उनकी जान जा रही है। यही आज भी हुआ है, यही हमने पहले भी देखा है और शासन की लगातार घोषणाओं के बाद भी ये सब क्यों नहीं हो रहा है। आरएस वर्मा साहब हमारे साथ हैं। वर्मा साहब, प्रशासनिक मशीनरी कितनी बड़ी गुनहगार है इस संकट के लिए? देखिए, जहां तक कमी या जिम्मेदारी की बात है, इसको हम बाद में बताएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हम बताना चाहते हैं, कुछ सुझाव हम देना चाहते हैं, 3-4 जो बहुत ही आवश्यक हैं इस समय करने के लिए। देखिए, इस समय मजदूर एक तो ट्रेनों से आ रहे हैं, कुछ बसों से आ रहे हैं और कुछ प्राइवेट गाड़ियों से भी आ रहे हैं, कुछ पैदल आ रहे हैं, बहुत सारे साइकिल से, रिक्शा से, ट्रॉली से भी चले आ रहे हैं। तो इस समय जो मुख्य रूप से हमको स्टेप्स लेने चाहिए, हम लोग को ध्यान देना चाहिए, उसमें सबका सहयोग जरूरी है। पहली बात तो ये
कि ये जो मजदूर जिस स्टेट से चल रहे हैं और जिस स्टेट में जा रहे हैं वहाँ की गवर्नमेंट्स के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में, रेल मंत्रालय के बीच में एक समन्वय, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है होना। जब ट्रेन कोई किसी स्टेट से चलती है और वो कब चलती है और कब दूसरे राज्य में पहुंचती है, इसकी पूरी सूचना होनी चाहिए। जी। जिस स्टेट से चलती है उस स्टेट की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मजदूरों की स्क्रीनिंग करके, प्रॉपर स्क्रीनिंग करके, उनको स्क्रीनिंग किए जाने का सर्टिफिकेट और उनके उंगली पर कोई निशान या जैसे चुनाव के समय निशान लगाया जाता है उस तरीके का निशान लगा दिया जाए कि इनकी स्क्रीनिंग हो गई है। उसके बाद जिस जगह ये उतरते हैं, जिस राज्य में, वहाँ पर जिला प्रशासन को सूचना होनी चाहिए प्रदेश सरकार के माध्यम से, वहाँ की प्रदेश सरकार के माध्यम से, और वो अपने बसों का इंतजाम पहले से करके रखें और क्वारंटाइन सेंटर उनके लिए तैयार रखें। वर्मा साहब, और वर्मा साहब, मुझे लगता है ये मशवरा सर, ये मशवरा आपने इस कार्यक्रम में पहले भी दिया है, मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि ये कोई पहली बार हम चर्चा नहीं कर रहे हैं इस क्राइसिस पर। मुझे अच्छे से याद है कि ये मशवरा इतनी ही गंभीरता से आपने पहले भी और एक नया मशवरा और देना चाहता हूं। जी बताइए। एक मशवरा जो नया है वो दूसरा नंबर का है। वो ये जो पैदल यात्री चले आ रहे हैं, इनके लिए पहले मशवरा की बात नहीं हुई थी। जो पैदल यात्री चले आ रहे हैं, मजदूर चले आ रहे हैं और जो ट्राली से चले आ रहे हैं और जिनके साथ एक्सीडेंट हो जा रहा है, ट्रेन कुचल के चली जा रही है, इस तरीके की जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए मेरा सुझाव ये है कि जिस स्टेट से चलते हैं उस स्टेट के आगे जो भी हाईवेज हैं वहां पर प्रॉपर प्लेस पर चेक पोस्ट बनी होनी चाहिए, जहां पर पर्याप्त मेडिकल सुविधा उपलब्ध हो, जहां पर पर्याप्त खाना पीना उपलब्ध हो और जहां पर बस या ट्रक। तो अब सर ये बताइए कि अगर ये सब अब तक नहीं हुआ, 60 दिन होने जा रहे हैं क्राइसिस खड़े हुए, 2 महीने होने जा रहे हैं सर, अगर ये सब अब तक नहीं हुआ तो इसके लिए किसको जिम्मेदार माना जाए? नहीं, तो इसमें प्लानिंग की जरूरत है, प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। प्लानिंग कोऑर्डिनेशन करके डायरेक्शन देने की जरूरत है। एक बड़ी स्तर से, ऊंचे स्तर से कार्रवाई की जरूरत है, मेरे समझ में ये आता है। और प्रशासन के लोगों को और ज्यादा सख्ती से, मजबूती से काम करने की जरूरत है। प्रशासन के लोगों को चुस्ती से काम करने की जरूरत है, ये मेरी समझ में आता है। क्योंकि इतना बड़ा अंदाजा शायद प्रशासन के लोगों ने या राज्य सरकारों ने पहले नहीं लगाया था। और अगर ये शुरुआत में लॉकडाउन के शुरू के समय में ही ये मजदूरों को ले जाने लाने की व्यवस्था होती तो धीरे धीरे अब तक सब सिमट गया होता। जी। लेकिन इसमें कोरोना भी जोर पकड़े हैं और जरूरत भी है ध्यान देने की, तो बहुत ज्यादा गंभीरता की जरूरत है। जितनी गंभीरता, अब मैं आपकी यही बात लेके चला जाता हूं हीरो वाजपेयी साहब के पास, उतनी ही गंभीरता से। जी आ गई सर बात, आपने बिल्कुल ठीक कहा और मुझे लगता है आपकी बात से सारे सहमत होंगे, वाजपेयी जी भी सहमत होंगे। हीरो वाजपेयी जी, योजना की कमी है, योजना के इंप्लीमेंटेशन की कमी है, वो गंभीरता की कमी है, ये बात सब कह रहे हैं। देखिए, कहने को मुझे लगता है कि जब हम चैनल पे बैठते हैं तो एक पक्ष सोच के और अच्छे से अच्छी बात हमको जो लगती है वो हम चैनल के माध्यम से सुझाव देते हैं। सुझाव अच्छे हैं, स्वीकार है, लेकिन सरकारें क्या हाथ पे हाथ रख के बैठी हैं? क्या इतने आईएएस अधिकारी, इतने पीसीएस अधिकारी, इतने लोग जो सरकार के क्या काम नहीं करना चाह रहे हैं? क्या वो नहीं चाहते कि यहाँ हमारे यहाँ कोई घटना हो, दुर्घटना हो? ऐसा कोई नहीं चाहता। हर दुर्घटना पे लोग दुखद है, सरकारें पूरी जिद्दत से लगी। लेकिन देखिए, पहले लॉकडाउन में कहीं निकलने की परमिशन नहीं थी, जैसे जैसे खुला है लोगों का धैर्य जवाब दे जा रहा है, लोग बात नहीं सुन पा रहे, लोगों को लगता है हम जल्दी पहुंच जाएंगे, हमारे पास अपने साधन, कई ऐसे कारण हैं। फिर भी जो सुझाव दिए गए वो स्वीकार है, मैं ऊपर तक पहुंचाऊंगा और सरकारें कोशिश में लगी हुई है। मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता सब कमी निकाल लेते, अपनी सरकारों को सुझाव क्यों नहीं देते? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अपनी सरकारों में ट्वीट क्यों नहीं करते? केवल यूपी पे ही ट्वीट कर पाएंगे? देश नहीं है उनका क्या? सब जगह सरकारों में ये समस्याएं आ रही हैं और इस तरह की समस्याओं में मुझे लगता है राजनीति करना ठीक नहीं है। सारे अच्छे सुझाव सरकार तक पहुंचने चाहिए और जो लोग भी आते हैं, कभी हम एक पक्ष देखते हैं और बाकी पक्ष नहीं देखते। सरकार सारे पक्षों को देखकर निर्णय करती है और सरकार की कोशिश है कि एक भी जान ना जाए। हर जान की वही कीमत है जो मेरी जान की कीमत है, योगी आदित्यनाथ की जान की कीमत है, नरेंद्र भाई मोदी की जान की कीमत है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। शिवगोपाल मिश्रा जी, बहुत जल्दी से अपनी बात कहिए सर, बहुत कम समय बचा है, क्या कहना चाह रहे हैं आप?
देश इस समय बहुत ही ऐसे मोड़ पे खड़ा हुआ है जहां पर कि मैं समझता हूं कि आपस में छींटाकशी का कोई मौका नहीं है। मैं भाई हीरो और अमित से ये बात कि वो कहते हुए कहूंगा कि मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कोई कटाक्ष करने का, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये ऐसी स्थिति है जिसमें कि राजनीतिक कटाक्ष न किए जाए। मैंने हमेशा शुरू से कहा कि आज भी समय है कि भारतीय रेल को खुले छूट दे दी जाए। राज्य सरकारें जो हैं वो अपने दिमाग से बात निकालें और ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें पहुंचा करके, और वो भी श्रमिक स्पेशल टाइम। ये एसी गाड़ियों की जरूरत नहीं है, ठीक है, जनता गाड़ियां चला करके लोगों को वहां पहुंचाने का काम किया ठीक जाए। है। कोई राजनीतिक पार्टी को चंदा देने की आवश्यकता नहीं है। हर स्टेट की जिम्मेदारी है, केंद्र की जिम्मेदारी है। ठीक ठीक वो अपने सर, समय पैसे समाप्त हो दे गया। करके मुझे लगता है ये बात आपने सरकार लगातार सरकार- कंसिस्टेंटली कही है शिव गोपाल जी, इस मंच पर भी और एबीपी गंगा पर भी, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बहस जो लोग भी मॉनिटर कर रहे हैं और हीरो वाजपेयी जी भी ये बात व्यवस्था तक पहुंचाएंगे, और जो भी दोषी और गुनहगार हैं, व्यवस्था से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उनको दंडित किया जाएगा और हर जान की कीमत को न सिर्फ समझा जाएगा बल्कि उसको बचाया जाएगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद और दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद राजनीति का आज का अंक देखने के लिए। नमस्कार।